इकोनॉमी पल्स सीरीज में आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है। जून 2025 के इकोनॉमी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रीलिम्स 2026 के लिए अपीयर कर रहे हैं। साथ में जो बच्चे 2027 की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इकोनॉमी के ऐसे कौन कौन से करंट अफेयर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की। हम सब ये बात जानते हैं कि आरबीआई नेशनलाइज हुआ 1949 में। और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में होता क्या है कि आरबीआई कुछ अमाउंट कंटिजेंसी रिस्क बफर का मेंटेन करता है, यूजुअली अपनी बैलेंस शीट का 5.5 से 6.5% के आसपास। अब जो इसके अलावा का जो पैसा है जो आरबीआई के पास बचा हुआ है वो सारा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होता है। यहां पर बिमल जलान कमेटी ने रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में रिकमेंडेशन दिया था, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में। तो अगर बात करें 2024-25 के कंटेक्स्ट में, तो आरबीआई के सेंटर बोर्ड ने अप्रूव किया रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर ऑफ रुपीस 2.69 लाख करोड़। और ये जो अमाउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आप लोग कि ये सेंटर का नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स में काउंट होगा। यानी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में जो सरप्लस ट्रांसफर किया गया है वो कहां काउंट होता है, क्या वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है या वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो इसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू मानेंगे अंडर दिस हेड। अगर आरबीआई के इनकम सोर्सेस की बात करें, 2025 के प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन था, व्हाट आर द फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग आर द इनकम सोर्सेस ऑफ आरबीआई। तो इंटरेस्ट इनकम, जो भी आरबीआई डोमेस्टिक और फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से अर्न करता है इंटरेस्ट, दैट इज द इनकम सोर्स। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, गेन फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एग्जाम्पल डॉलर की सेल्स पर, दिस इज फॉरेक्स ट्रांजेक्शन इनकम। रिवैल्यूएशन गेन, कोई भी एक्सचेंज लेड ग्रोथ, जैसे फॉरेन एसेट की एप्रिसिएशन हुई तो उससे जो आरबीआई को बेनिफिट मिलता है। जो भी डिपॉजिट दिल गेट फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद फॉरेन सेंट्रल बैंक। देन लैंडिंग ऑपरेशन, जो भी शॉर्ट टर्म लैंडिंग देते हैं अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसका अमाउंट। और साथ साथ में फीस एंड चार्जेस, जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स पे या बॉन्ड हैंडलिंग पर कमीशन मिलता है, ये सब आरबीआई की इनकम है। बात करें अगर एक्सपेंसेस की, तो इंटरेस्ट पेड, रिवर्स रेपो ऑपरेशन पे जो आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है। करेंसी प्रिंटिंग की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो आरबीआई का एक्सपेंडिचर है। एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, सैलरी, पेंशन और एडमिन एक्सपेंसेस, इसकी कॉस्ट। साथ साथ में कंटिजेंसी रिस्क बफर और अदर बफर्स में जो एलोकेशन होता है इसका। और जो बिल्डिंग, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लगातार डेप्रिसिएशन होता है, ये सब आरबीआई के एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज विंड एनर्जी। देखिए, हम सब ये बात जानते हैं कि नेट जीरो कार्बन एमिशन एक बहुत बड़ा टारगेट है जो 2070 तक इंडिया को अचीव करना है। और इसके लिए इंडिया भरसक प्रयास भी कर रहा है, चाहे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, चाहे नेशनल सोलर मिशन हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे जो हैं, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। इवन पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद से तो हमने टारगेट्स भी बना रखे हैं कि हम इतना एमिशन रिड्यूस करेंगे कार्बन का, साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी इतनी हम इंस्टॉल करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम ले आए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वी आर अंडर 100 इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो विंड एनर्जी भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को फुलफिल करने में। तो अगर बात करें, इंडिया एम टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030, इंक्लूडिंग 100 gigawatt from wind energy. India's energy sector is undergoing a transformation, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस का विद द अचीवमेंट, क्योंकि अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय एंड ऑफ 2025, जो कि अभी नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल हमारा ऑब्जेक्टिव है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, उसमें ये विंड एनर्जी का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी, तो एक तो होता है आपका ऑनशोर विंड एनर्जी, जहां पे टरबाइंस जो होती हैं वो लैंड पर इंस्टॉल की जाती हैं। दूसरा होता है ऑफशोर विंड एनर्जी, जहां पे टरबाइन इंस्टॉल की जाती है सी और ओशन वाटर में, जहां पे एफिशिएंसी ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि लगातार जो विंड होती है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो ये टाइप ऑफ विंड एनर्जी दो ध्यान रखिएगा, एक होती है ऑनशोर, दूसरी होती है ऑफशोर। अब यहां पे सरकार की तरफ से भी अलग अलग इनिशिएटिव लॉन्च करे गए हैं विंड एनर्जी को लेकर। सबसे पहले नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, विच एनकरेज ऑप्टिमल लैंड यूज बाय कंबाइनिंग विंड एंड सोलर जनरेशन। यानी कि यहां पे ऑप्टिमल लैंड का यूसेज करना बाय कंबाइनिंग विंड एंड सोलर जनरेशन।
दूसरा नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी टू डेवलप ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 7600 किलोमीटर। वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है जो कि लार्ज पब्लिक वेलफेयर क्रिएट कर सकता है, तो गवर्नमेंट उसमें फंड्स प्रोवाइड करती है टू फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रूव 7453 करोड़ अंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग टू डेवलप 1 गीगावाट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, दैट इज 500 मेगावाट ईच इन गुजरात एंड तमिलनाडु। तो देखिए, इससे 2-3 सवाल बन सकते हैं। पहला तो टारगेट पूछ सकते हैं कि 100 गीगावाट हम विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, ऑनशोर ऑफशोर विंड एनर्जी के ऊपर सवाल आ सकता है। तीसरा सवाल ये आ सकता है कि हम यहां पर जो पहला ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 1 गीगावाट का, जिसमें 500 मेगावाट गुजरात और 500 मेगावाट तमिलनाडु से, इस पर एक सवाल बन सकता है। आगे अगर बात करें नैनो फर्टिलाइजर, ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार जो पहले बात आ रही थी कि जो आपका यूरिया गोल्ड है उस पर बात चल रही थी, फिर नैनो फर्टिलाइजर, फिर नीम कोटेड यूरिया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको सेट अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन ब्राजील। भारत का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राजील में लगेगा। इफको हैड लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया fertilizer in 2021 and then nano diammonium phosphate in 2023. It enabled control release and slow diffusion into the soil. इसको समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले ये बात आई थी भाई नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जाए। नीम कोटेड यूरिया का जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूरिया में नीम ब्लेंड करते हैं, उससे एक तो जो नाइट्रोजन का रिलीज होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। दूसरा, यूरिया पहले अलग अलग पर्पसेस के लिए भी यूज होता था, यानी कि फार्मर यूरिया को ले रहे हैं लेकिन उसका अलग अलग पर्पसेस हो रहे हैं। उससे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जानवरों को वो यूरिया खिलाया जा रहा है जिससे उनका मिल्क प्रोडक्शन बेहतर ज्यादा हो सके। तो सरकार ने कहा कि भाई नीम कोटेड यूरिया को जब हम यूज करेंगे तो उसका सिर्फ पर्पस एग्रीकल्चर के लिए ही फुलफिल हो पाएगा, यानी किसी और पर्पस के लिए फुलफिल नहीं हो सकता। तो नीम कोटेड यूरिया के दो फायदे हो गए, एक तो स्लो डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरा मैंने बताया कि वो अदर पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो सकता। तो बेनिफिट, इट प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, रिड्यूस सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन, और कॉस्ट एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बेहतर करता है, न्यूट्रिएंट वेस्टेज रिड्यूस करता है, और साथ साथ में एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन करता है। अगर बात करें आगे, उससे पहले एक क्वेश्चन देखिए जो आपको यूरिया गोल्ड से रिलेटेड है। यूरिया गोल्ड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे एक क्वेश्चन है। इट इज अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर विच हेल्प इन एड्रेसिंग सल्फर डेफिशिएंसी इन द सॉइल। यूरिया गोल्ड नाम ही इसलिए है कि सल्फर की ब्लेंडिंग करी जाती है यहाँ पे, और ये नाइट्रोजन डिफ्यूजन के प्रोसेस को और स्लो कर देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट कंप्लीटली एलिमिनेट द नीड फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर इन ऑयल सीड। नो, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करता है ये सिर्फ नाइट्रोजन का जो रिलीज होता है उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, और इंडिया के सॉइल में जो सल्फर की डेफिशिएंसी थी उसको पूरी करता है। द कोटिंग हेल्प इन स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, देयरबाय इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट सही है। सो 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब एक बार इस पे आते हैं, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, इस पर मैं एक शॉर्ट भी बहुत जल्दी बनाऊंगा रिगार्डिंग टू डिफरेंट बोर्ड्स। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, नेशनल कॉफी बोर्ड, नेशनल टी बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे यूपीएससी एक आध सवाल पूछ लेता है। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो निजामाबाद तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया। आगे बात करें, टू प्रोवाइड लीडरशिप इन टर्मरिक रिलेटेड मैटर, ऑगमेंट द एफर्ट एंड फैसिलिटेट ग्रेटर कोऑर्डिनेशन विद स्पाइस बोर्ड एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का। लगभग 70% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्रा टुगेदर कंट्रीब्यूट 63.4% ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 62% शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इंडिया का है। तो टर्मरिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हम सब जानते हैं टर्मरिक की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कितनी ज्यादा लाभदायक होती है ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। द लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया आर बांग्लादेश, यूएई, यूएस एंड मलेशिया। अब इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां स्टैब्लिश हो रहा है। दूसरा सवाल यह बन सकता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक।
तीसरा तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्रा, ये टुगेदर कंट्रीब्यूट करते हैं 63.4% ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है वो करता है बांग्लादेश, यूएई, यूएस और मलेशिया को। ये सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। ये हमने डिस्कस कर लिया यूरिया गोल्ड वाला क्वेश्चन। आगे बात करेंगे मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं ना, ये पढ़ने में थोड़े से ऐसे लगता है कि यार इसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा बोरिंग है, यूपीएससी क्या ही इस पे सवाल पूछेगा, लेकिन कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बेसिकली ये है क्या, हम सब ये बात जानते हैं कि जितने भी लोन्स लेते हैं उन लोन्स की में सबसे बड़ा जो बर्डन होता है वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट का। अब ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है, पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या हो गया कि 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि किसानों को शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि द फार्मर्स विल गेट शॉर्ट टर्म क्रेडिट एट एन अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। इंप्लीमेंट इसको आरबीआई और नाबार्ड मिलकर कर रहे हैं। अप टू ₹3 लाख का जो लोन है उस पे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड में सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट है 7%, जिसमें 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है टू एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। आगे अगर बात करें प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव up to 3% effectively to farmers repaying loan promptly, reducing their interest rate to 4%। तो अगर कोई किसान अपना लोन टाइमली रीपे करता है तो यहां पर उसको इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का मिल रहा है, यानी कि जो 7% का लोन है उस पर उसको इंटरेस्ट सिर्फ जो है 4% देना है। Then loan exclusively for animal husbandry fishery, interest benefit is applicable up to ₹2 लाख। तो ये बस थोड़ा ध्यान रखना, इससे जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसमें अगर कोई किसान टाइमली लोन का रीपेमेंट कर देता है तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 3% का। इसको इंप्लीमेंट आरबीआई और नाबार्ड मिलकर कर रहे हैं। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर के लिए इंटरेस्ट बेनिफिट अप टू ₹2 लाख का दिया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं ये जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है ये शेयर करता हूं। इसके साथ साथ में मैं टेलीग्राम पे डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इकोनॉमी के एडिटोरियल्स होते हैं उन्हें भी बहुत आसान भाषा में समझाता हूं, ताकि आपको इकोनॉमी के एडिटोरियल्स और इकोनॉमी की न्यूज में कोई दिक्कत ना आए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता कि न्यूज़पेपर में इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना होता है, तो उसकी हेल्प आपको पूरी मिल जाएगी। साथ में वीडियो, शॉर्ट्स, इन सब के लिंक भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं शॉर्ट रील्स बनाता हूं जो कि रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जीडीपी जीवीए में क्या डिफरेंस है, टैक्स की टर्म्स के ऊपर, या बात करें कि जीएसटी क्या होता है। इस तरह के जो शॉर्ट्स होते हैं ये रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। आगे बात करते हैं रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन लास्ट 10 ईयर्स। तो अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की रिपोर्ट की बात करें कि कितना आउटपुट रिलीज किया है इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में, तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ज्यादा है, लेकिन प्री में इस पे एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, इसको रिलीज कौन करता है। इसको रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा। अगर बात करें जीवीए की, तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो रोज किया है 225% से, वहीं जीवीए ऑफ आउटपुट ग्रू बाय 54.6%। क्रॉप की अगर बात करें तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू टोटल एग्रीकल्चर इन ग्रॉस वैल्यू आउटपुट विद 54.1% इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द टॉप सीरियल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। पैडी और व्हीट लगभग ग्रॉस वैल्यू आउटपुट का 85% कंट्रीब्यूशन करते हैं इन ऑल सीरियल्स। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट लगभग डबल हो गया है 2011-12 के कंपैरिजन में। कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश इज द टॉप कंट्रीब्यूटर फॉलोड बाय कर्नाटका एंड गुजरात। और फिशिंग की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन 4.2 से बढ़ के 7% के आसपास हो गया। अब इसमें प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, इट इज बाय एनएसओ।
दूसरा, उत्तर प्रदेश इज द टॉप सीरियल प्रोड्यूसिंग स्टेट, एक ये बन सकता है। तीसरा सवाल ये बन सकता है कि पैडी और वीट हमारे टोटल ग्रॉस वैल्यू आउटपुट का 85% है एग्रीकल्चर में। चौथा सवाल ये आ सकता है कि फ्लोरिकल्चर का जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट है वो डबल हो गया है। पांचवा सवाल ये आ सकता है कि कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस में मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय कर्नाटक एंड गुजरात। और फिशिंग और एक्वा कल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ये भी इंक्रीज हुआ है। तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को लेकर। देन सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सागरमाला इनिशिएटिव बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम इकोनॉमी। चाहे शिप बिल्डिंग की बात कर दें, चाहे ब्लू इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे ओवरऑल जो हमारा शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग की बात कर लें, कोस्टल कम्युनिटी के डेवलपमेंट की बात कर लें, ये सब सागरमाला से रिलेटेड है। तो यहां पे सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया की पहली एनबीएफसी बनी है मैरीटाइम सेक्टर की। इसका ऑब्जेक्टिव है पोर्ट अथॉरिटी, शिपिंग कंपनी और डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट करना, चाहे शिप बिल्डिंग हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे क्रूज टूरिज्म हो, चाहे मैरीटाइम एजुकेशन हो, सबके लिए सागरमाला फाइनेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में इनोवेशन प्रमोट करना पोर्ट एंड शिपिंग में यूजिंग एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें सागर सेतु ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। व्हाट इज सागर सेतु? ये पीएम गति शक्ति का पार्ट है जो कि सीमलेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज लगातार बनी रहे उसके लिए क्रिएट किया गया। देखिए इससे सवाल क्या क्या आ सकते हैं। पहला सवाल तो आ सकता है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत की पहली मैरीटाइम सेक्टर की एनबीएफसी बन गई है। दूसरा, इसका जो सपोर्ट है वो शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम एजुकेशन, साथ साथ में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करना है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सागर सेतु क्या है? ये सागर सेतु जो है ये पीएम गति शक्ति का पार्ट है ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सीमलेस सर्विसेज रहे। अब इसी में एक और है दृष्टि। दृष्टि क्या है? अ डेटा ड्रिवन टूल यूज टू फास्ट ट्रैक मैरीटाइम इंडिया विजन एंड अमृतकाल विजन, यानी कि मैरीटाइम को पूरी तरह से ट्रैक करने के लिए और अमृतकाल विजन से अलाइन करने के लिए ये दृष्टि जो है एक डेटा ड्रिवन टूल बनाया गया है। साथ में स्टैंडर्ड टैरिफ मेजर पोर्ट्स के लिए और एक ग्रीन हाइड्रोजन हब्स क्रिएट करना, ये सब इसमें आता है। ये स्लाइड जो है, ये पूरी जो एक स्लाइड है, इससे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप देख सकते हो। तो यहां पे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है सिर्फ इस एक स्लाइड से, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आगे बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हम सब जानते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। कमर्शियल बैंक्स हो, चाहे रीजनल रूरल बैंक्स हो, चाहे फॉरेन बैंक्स हो, इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनके लिए मैंडेटरी है। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो होती है ये अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जिसमें नेट बैंक क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड ये आता है, और क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, यानी जो बैलेंस शीट के अलावा जितना भी बैंक कोई गारंटी दे रहा है या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, जो भी दोनों में से ज्यादा होता है उसका ये अमाउंट बेसिकली दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गए, एमएसएमईज हो गई, इनको ये अमाउंट पे करते हैं। तो इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इसको रिड्यूस करा गया है, यानी कि टोटल पीएसएल रिड्यूस टू 60% ऑफ एएनबीसी और क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। पहले ये अराउंड शायद 75% के आसपास था, अब ये 60% है, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 60% की मेंटेन करनी है, 60% ऑफ एएनबीसी और क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर, जिसमें से 40% जो है वो स्टिल मैंडेटरी है पीएसएल के लिए, और 20% फ्लेक्सिबल है जो ये नॉन पीएसएल के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कैन नाउ बी यूज फॉर नॉन पीएसएल सिक्योर्ड लोन्स। एएनबीसी में जैसा मैंने बताया दो चीजें आती है, नेट बैंक क्रेडिट, all loan and advances given by bank to customer and investment in non SLR bond, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, कमर्शियल पेपर में बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, ये सब नॉन एसएलआर बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट है। क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में बैंक गारंटी आती है और लेटर ऑफ क्रेडिट आता है जो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है।
स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करें तो ये बेसिक बैंकिंग सर्विसेज के लिए क्रिएट किया गया है, जो कि अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करता है। इसका प्राइमरली ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना स्मॉल बिजनेसेस में, मार्जिनल फार्मर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ का मेंटेन करना होगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनको 15% का मेंटेन करना होता है, यानी टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, इनको 15% मेंटेन करना है, क्योंकि यहां पे रिस्क के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए एडिक्वेसी रेशियो दे नीड टू मेंटेन मोर। अगर बात करें तो इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 60% रखनी है, एएनबीसी और क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज मोर। आगे अगर बात करें तो मिनिमम 25% ब्रांचेस जो है इनकी वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होनी चाहिए, और प्रमोटर्स को विथ अपना मिनिमम 40% इक्विटी स्टेक मेंटेन करना है। अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रॉपरली काम कर रहा है और उसकी सर्विसेज बेहतर है, कोई किसी तरह का कोई हिकअप नहीं है, तो आरबीआई उसको फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक का लाइसेंस भी दे सकता है। एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, विथ रेफरेंस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर चैट में लिखिएगा या कमेंट में लिखिएगा। Small finance bank are permitted to accept deposit and offer financial services such as lending to unserved section, but they cannot issue credit card। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकते हैं, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। सेकंड है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग स्मॉल बिजनेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड लो इनकम हाउसहोल्ड। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन हायर सीआरआर कंपेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये स्टेटमेंट गलत है, दे हैव टू मेंटेन द सीआरआर एज सच, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है। तो द राइट आंसर इज 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बात करेंगे डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं प्रीलिम्स में या ओवरऑल इकोनॉमी में जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत एक्सट्रीम होती है, उसी में से एक टॉपिक है डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है ये डीपीआई के तहत ही है, जिसको आरबीआई सुपरवाइज और गाइड करेगा। ये बेसिकली है क्या, इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो डीपीआई को ही सपोर्ट करना। और डीपीआई क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इट्स अ फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम दैट आर एक्सेसिबल, सिक्योर, इंटरऑपरेबल, सपोर्टिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज, जैसे आधार है, यूपीआई है, ये सब आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। ताकि ओवरऑल डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट और फ्रॉड जैसी चीजें, जो फ्रॉड की जो प्रॉब्लम है इनको कंट्रोल करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करना, ताकि जो फ्रॉड डिटेक्शन वाली जो चीजें होती हैं उनको फास्टली डिटेक्ट करें, और जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको यहां पर एक तरह की सहूलियत प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एपी होता कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डीपीआईपी। अब ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसकी कमिटी के तहत बनाया गया, तो एपी होता कमिटी के तहत। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हैव बीन असाइंड अ बिल्ट अप प्रोटोटाइप ऑफ डीपीआईपी इन कंसल्टेशन विथ 510 बैंक। तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है इसके साथ साथ में कुछ 5-10 बैंक जो है वो इसका पूरा एक प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट बैंक दोनों मिलके। और ये आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रॉड केसेस जो है इसमें लगातार जो बढ़ावा हो रहा है, जो बढ़ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि ये डीपीआईपी है क्या, तो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स में उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। चेयरमैनशिप एपी होता की थी जिसने रिकमेंडेशन दिए हैं इसके लिए, और इसका ओवरऑल काम है फ्रॉड डिटेक्शन का। इसमें आरबीआई का जो इनोवेशन हब है उसके साथ साथ 5-10 पब्लिक प्राइवेट बैंक्स मिलकर इसके ओवरऑल प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन इसी पे है, विथ रेफरेंस टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म it is proposed to be developed as DPI under the supervision and guidance of RBI. Its objective is to strengthen fraud risk management in the banking sector by enabling real-time intelligence. A committee headed by AP Hota to examine various aspects. The prototype of DPIP is being developed by Reserve Bank Innovation Hub in consultation with selected public and private sector bank. ये चारों यहाँ पे सही है। The right answer is D, 1, 2, 3 and 4.
फिर आगे बात करेंगे अमृत। अमृत मिशन को लगभग 10 साल हो गए हैं, तो इस पर भी एक सवाल आ सकता है। पहला तो ये आएगा कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। 500 सिटीज और टाउन्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सीवेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस, पार्क, नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब इसमें अमृत 2.0 भी लॉन्च किया गया, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ वाटर और सीवेज पे है। हम सब जानते हैं कि भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां सीवेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो अमृत 2.0 का स्पेशल फोकस वाटर और सीवेज मैनेजमेंट को लेकर है। अगर हम बात करें, इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले पेयजल सर्वेक्षण। इट इज अ चैलेंज बेस्ड असेसमेंट इन सिटीज टू इवैल्यूएट सर्विस लेवल बेंचमार्क फॉर वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को लेके रीयूज, सीवेज एंड वाटर बॉडी कंजर्वेशन। बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन में वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना और वाटर यूज एफिशिएंसी को बेहतर करना। और टेक्नोलॉजी सबमिशन में स्टार्टअप आइडियाज को प्रमोट करना, जो कि अमृत मिशन के साथ अलाइन करें। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है? पहले तो अमृत कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। सेकेंड ये आ सकता है कि 500 सिटीज एंड टाउन्स में किन किन चीजों के लिए ये है। अमृत 2.0 का फोकस सिर्फ वाटर और सीवेज पर है, और इसमें 3 मेजर कंपोनेंट में पेयजल सर्वेक्षण, जिसमें बेसिकली एक असेसमेंट किया जाएगा वाटर सप्लाई का, सीवेज का, रीयूज का, वाटर बॉडी कंजर्वेशन का। बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर बिहेवियरल चेंज कैसा है। और टेक्नोलॉजी सबमिशन का, जिसमें स्टार्टअप और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। फिर बात करेंगे एसडीजी की। जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया इन टॉप 100, 99th रैंक है हमारी एसडीजी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक के लिए है। 17 गोल, 169 टारगेट्स हैं इसमें, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी रैंकिंग आती है। 2025 में इस इंडेक्स को टॉप किया है फिनलैंड ने, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। 0 से 100 के बीच में इसका स्कोर होता है। इंडिया ने अपना खुद का एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी चालू किया है, जिसको नीति आयोग के द्वारा देखा जाता है। इसमें परफॉर्मेंस जो है वो 4 पैरामीटर पे एस्पिरेंट, जिन स्टेट्स का परफॉर्मेंस 0 से 49 के बीच में है। इंडिया का कोई भी स्टेट इस समय या यूटी इस समय एस्पिरेंट कैटेगरी में नहीं है। परफॉर्मर 50 से 64, फ्रंट रनर 65 टू 99, अचीवर 100। भारत का कोई भी स्टेट अचीवर कैटेगरी में भी नहीं है। मैक्सिमम स्टेट्स हमारे परफॉर्मर और फ्रंट रनर कैटेगरी में। अगर रैंकिंग की बात करें तो केरला और उत्तराखंड का स्कोर 79 है, जो टॉप परफॉर्मर है। तमिलनाडु 78, गोवा 77। वर्स्ट परफॉर्मर में बिहार 57, झारखंड 62, नागालैंड 63, लेकिन ये भी एस्पिरेंट कैटेगरी से बाहर है। यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ इज टॉप विद 77 स्कोर, फॉलोड बाय जेएंडके एंड पुडुचेरी 74 ईच। फिर बात करेंगे एविएशन सेफ्टी की। देखिए एयरलाइन को लेकर भी चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में है। हम सब जानते हैं एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, उसके बाद से ये एविएशन सेफ्टी के ऊपर भी चीजें इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पूरी चीजों को रेगुलेट करती है। इसका बेसिकली काम होता है पॉलिसी डायरेक्शन, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट और स्ट्रेटेजिक विजन का। डीजीसीए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पायलट्स को लाइसेंस इशू करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, एयर ट्रैफिक सेफ्टी के लिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक्सीडेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करती है और ऐसी चीजें बताती है, स्टैंडर्ड्स बताती हैं कि फ्यूचर में एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रैफिक कंट्रोल को देखता है और साथ साथ में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, के ऊपर ध्यान देता है, सॉरी, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। मतलब बनाता खुद नहीं है, स्टैंडर्ड सेट करता है कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एयरपोर्ट की सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी, एयरलाइन सेफ्टी के लिए है। और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी टैरिफ डिटरमाइन करता है, स्पेशली अगर हम बात करें पार्किंग चार्जेस या लैंडिंग चार्जेस के। तो ये सारे एविएशन सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं। फिर अगर बात करें आगे, ग्रोथ इन रूरल इंडिया, ये भी एक चीज ऐसी है जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। रूरल कंज्यूमर डिमांड जो है वो अर्बन कंज्यूमर डिमांड से ज्यादा हो गई है, स्पेशली एफएमसीजी गुड्स में। अगर बात करें मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो रूरल इंडिया में ये 9.2% से ग्रो हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, हायर देन अर्बन एरियाज। यानी अर्बन एरियाज से ज्यादा तेजी से ग्रो किया गया रूरल एरियाज में। और यहाँ पे कंजम्पशन इनइक्वालिटी जो गांवों में और शहरों में है, उसमें भी यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। रूरल कंज्यूमर मार्केट ग्रो इसलिए हुआ है, एक तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है,
गांव में गरीबी कम हुई है, सरकार के इनिशिएटिव स्पेशली चाहे पीएम किसान हो जिसमें 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, भारत नेट इनिशिएटिव जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे यूपीआई हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, ये सारे वो कारण है जिसकी वजह से ग्रोथ रूरल इंडिया में तेजी से बढ़ी है। देन एफएसडीसी की अब एक मीटिंग हुई थी। एफएसडीसी क्या है? रघुराम राजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको क्रिएट किया गया था। इसके जो हेड होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसमें सेबी, आरबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, इरडा, पीएफआरडीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मेंबर्स होते हैं। आरबीआई के गवर्नर भी इसके मेंबर हैं, सेबी के चेयरमैन इसके मेंबर हैं, पीएफआरडीए के चेयरमैन इसके मेंबर हैं। इसका जो ओवरऑल काम है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट लाना, मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलियंस इकोनॉमी के अंदर होना, मतलब पूरी इकोनॉमी का एक सर्विलियंस हो ताकि मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपस में कोऑर्डिनेशन होना, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड और इरडा में, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2016 में। विथ रेफरेंस टू एफएसडीसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। गलत है, ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है। हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दिस इज ट्रू। इट मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन, दिस इज ट्रू। सो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सी यहां पर सही हो जाएगा। देन फ्लिपकार्ट सिक्योर एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी ऑफर सर्विसेज सिमिलर टू बैंक, और यहां पे फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी लाइसेंस मिला है। पहली इंडिया की ई कॉमर्स कंपनी है जिसको एनबीएफसी लाइसेंस मिला है। अब यहां पे एनबीएफसी का क्या काम होता है? ये लोन और क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे बैंक सेविंग अकाउंट। जैसे डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज इंडिया में बहुत कम है क्योंकि एनबीएफसीज यूजुअली डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। एनबीएफसी को रेगुलेट आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, और ये चेक भी इशू नहीं कर सकते जो इनके ऊपर ड्रॉन है। देखिए यहां पे 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि फ्लिपकार्ट ने एनबीएफसी लाइसेंस मिला है। दूसरा, एनबीएफसी का क्या काम है? ये लोन और क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, बारिंग फ्यू डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज। एनबीएफसीज को रेगुलेट आरबीआई के द्वारा किया जाता है ताकि एक प्रॉपर फेयर ऑफ फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस मेंटेन रहे। ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है और ना ही अपने ऊपर खुद के ऊपर एक चेक ड्रॉन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। इंडिया रैंक 71 आउट ऑफ 118 कंट्रीज इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब देखिए पहला सवाल तो ये होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की रैंक कौन निकालता है? इसकी रैंक निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर सवाल ये आएगा इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 71 आउट ऑफ 118। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है जो कि कंट्रीज को क्लीन, मोर सिक्योर और फेयर एनर्जी सिस्टम के बारे में बात करता है। यानी सबसे पहले तो एनर्जी सिस्टम कितना सिक्योर और कितना रिलायबल है, कितना सस्टेनेबल है यानी ग्रीन और इको फ्रेंडली है, इसके जो बेनिफिट्स हैं क्या वो इक्वली शेयर किए जा रहे हैं अलग अलग ग्रुप में, पॉलिटिकल विल, मनी, इनोवेशन, इंफ्रा, स्किल्ड पीपल इसमें है या नहीं है। अगर टॉप 5 परफॉर्मर्स की बात करें तो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप 5 परफॉर्मर है। तो पीटी का सवाल ही होगा, पहला तो इंडिया की रैंकिंग, दूसरा कौन रिलीज करता है, टॉप 5 परफॉर्मर कौन है, और ये जो रिपोर्ट आती है ये 4 पैरामीटर को ध्यान रखती है। सिक्योर सिस्टम कितना है, सस्टेनेबल कितना है, इक्विटेबल कितना है और रेडीनेस कितनी है, यहां पे इसके ऊपर ये चीज बनती है। बात अगर इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि ग्रीन जीडीपी इज इक्वल्स टू, व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस एनवायरमेंट कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट। यानी कि पूरी दुनिया इस समय इस ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रही है क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि अगर ग्लोबल कार्बन एमिशन लगातार बढ़ता गया और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर गया तो ह्यूमन का सस्टेनेंस इम्पॉसिबल होगा। तो यहां पे ग्रीन इकोनॉमी को यूएन ने डिफाइन किया है लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव, और यहीं से ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी है, जीडीपी माइनस एनवायरमेंट कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट। कंट्रीज ने ग्रीन नेशनल अकाउंट भी बनाए हैं जिसमें एनवायरमेंट एसेट्स के को इंक्लूड करना और उनका जो डेप्लीशन हो रहा है उसको इंक्लूड करना इस ग्रीन नेशनल अकाउंट्स के अंतर्गत।
गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया ने बनाया, यानी कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस करना है बाय 2030। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसमें एनवायरमेंट इंसेंटिव्स मिलेंगे एनवायरमेंट को प्रमोट करने वाली कंपनीज और इंडिविजुअल्स को। पीएम प्रणाम और गोवर्धन स्कीम ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर और साथ साथ में वेस्ट टू वेल्थ प्लान्स को लेके। फेम इंडिया ईवी अडॉप्शन को लेकर है। और नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान सस्टेनेबल कूलिंग थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेंट फेज डाउन एंड हीट रेजिलियंस। इस पर भी एक सवाल प्रीलिम्स में बन सकता है, इस स्लाइड को भी ध्यान से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जून 2025 इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर। साथ साथ में आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं फॉर शॉर्ट रील्स एंड वीडियोस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।